आप सभी को मेरी नमस्कार। प्रदीप जी, नमस्कार सर। रंजीत जी, नमस्कार जी। अभी कुछ मिनट में अभी कुछ और मेंबर हैं वो भी ज्वाइन हो जाएं, फिर हम शुरुआत करते हैं। और डीके जैन जी अभी नहीं ज्वाइन कर पाएंगे, तो पल्लवी जी और पार्थ सारथी जी ये अभी ज्वाइन करेंगे। तो कुल हम 6 मेंबर हैं। नमस्कार जी पल्लवी जी। तो आज सबसे पहले तो मैं आपसे, आज की जो क्लास रहेगी एक तरह से इंट्रोडक्शन क्लास है। तो इसमें मैं सबसे पहले तो मैं नीरज सूद लुधियाना से, और कृष्णा मूर्ति पद्धति काफ़ी वर्षों से मैं करवा रहा हूँ। तो जैसे कि सबसे पहले तो मैं आपको कुछ जानकारी दे दूं कि मैंने पहले जैसे वैदिक वैदिक ज्योतिष के विषय में पूरी तरह से किया, और फिर लाल किताब को भी किया। लेकिन कृष्णामूर्ति पत्ती जब की तो फिर उसके बाद मैं यहीं पर मतलब इसी के ऊपर ही होकर रह गया। अब यदि मैं कहूँ कि यदि कोई कहे कि किसी एक पद्धति के ऊपर आप निर्भर होकर नहीं कर सकते, तो ऐसा नहीं है। मैं आज सिर्फ और सिर्फ कृष्णामूर्ति पद्धति के आधार पर करता हूँ। तो इसमें भी कई प्रकार की स्थितियां हैं जो हम करेंगे, समझेंगे। और जैसे कि बहुत से जो केपी एस्ट्रोलॉजर हैं जो रेमेडीज़ को नहीं मानते, या आप भी जानते होंगे यदि आप इसके बारे में जानकारी रखते हैं। और बहुत से ऐसे एस्ट्रोलॉजर भी हैं जो रेमेडीज़ को मानते हैं। तो एक तरह से यदि हम बात करें प्रैक्टिकल लेवल पर काउंसलिंग की, तो काउंसलिंग के माध्यम से तो जो हम सजेस्ट करते हैं वो भी एक तरह से रेमेडी ही है। तो आज सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन क्लास इसलिए रखी गई कि आपके विषय में पता चले, और फिर उसके साथ ही जो स्टार्टिंग है कि कृष्णामूर्ति पत्ती किस प्रकार से ये जो है संज्ञान में आई, किस प्रकार से के एस के गुरु जी ने इसके विषय में सभी को जो है बताया। तो फिर हम उसके बाद जो है क्लासेस को शुरू करेंगे। तो मैं अभी फ़िलहाल ये जानकारी आपसे चाहता हूँ कि अभी तक आपने क्या किया हुआ है और कितना इसके बारे में जानते हैं, क्योंकि ऐसी जानकारी यदि मुझे मिलती है तो मुझे इस तरह से कि किस तरीके से मुझे करवाना है वो भी एक तरह से मुझे ज्ञात होगा। तो प्रदीप जी, सबसे पहले तो आप ही बताएं कि अभी तक क्या विषय आपने किए हैं। हाँ जी, नमस्कार। मैं 2 ढाई साल से कर रहा हूँ ये खुद ही से। पहले मैंने खुद से शुरू किया। इंटरेस्ट मेरा आया इसमें 8th लॉर्ड की जब मेरी दशा शुरू हुई जुपिटर की, तो अचानक मेरा इंटरेस्ट इसमें आया। और फिर मैंने पराशरी किया, उसके बाद मैंने जामाकोल किया प्रश्न। और करंटली मैं कस्पल सबलॉर्ड थ्योरी कर रहा हूँ देवराज जी के यहाँ से। तो ओके। मैंने सोचा कि मैं डायरेक्टली एडवांस पे चला गया हूँ, और जो जो केपी ओरिजिनल है उसे भी मुझे कर लेना चाहिए पहले। तो ये सोच के मैंने किया था। दूसरा, कभी कभी हमें जामाकोल प्रश्न में टाइमिंग की दिक्कत आती है, जैसे इवेंट कब होगी। तो एज एन एडिशनल टूल मैं इस केपी को यूज़ करना चाहता हूँ, स्पेशली इन प्रश्न। और मेन तो है कि जो स्टैंडर्ड केपी है उसको एक्सप्लोर करने के लिए मैंने ज्वाइन किया ये वाला बैच। ओके जी। जी। ठीक है। रंजीत जी। हाँ सर। मैं अकल्ट साइंस में मैं भी दो 2 से 3 साल से जुड़ा हूँ सर। मैंने रेकी की हुई है फर्स्ट और सेकंड लेवल। मैंने न्यूमरोलॉजी सीखा है और केपी कुछ हद तक सीखा है, बट जिससे सीखा उतना कुछ ज़्यादा क्लैरिटी नहीं मिली है।
काफ़ी सारे प्रश्न हैं जिसके आंसर्स मतलब आपके वीडियोस देखे मैंने, और काफ़ी उसमें क्लैरिटी थी। आप एग्जांपल से पढ़ाते हैं और काफ़ी मतलब ऐसा लगा करके कि जो नॉलेज आपके पास है, इनफैक्ट अगर मैं आपके साथ में सीखता हूँ तो डेफिनेटली काफ़ी चीज़ मैं अपने लाइफ में भी यूज़ कर सकता हूँ। तो इस रिगार्डिंग मैंने सीखा, मतलब ज्वाइन किया ये कोर्स, और फिलहाल तो मैं रेकी और न्यूरोलॉजिस्ट मतलब न्यूरोलॉजी करता हूँ। जी। आई थिंक केपी इज एडेड जो है एक टूल, मैं मतलब क्लियर होना चाहता हूँ ताकि और क्लियरिटी रहे रेमेडीज़ के लिए। बहुत जो अच्छे। प्रश्न बहुत होते हैं, या प्रश्न बहुत होते हैं क्लाइंट्स के, हम्म। आई थिंक वो ज़्यादा क्लियरिटी मिल जाए, बहुत अच्छे। इसके आप लिए एक्चुअली न्यूमेरोलॉजी कर रहे हैं तो उसका हाँ जी। भी इसमें यदि हम करेंगे इसके ऊपर भी कि उसका भी बहुत ज़्यादा जो है हमें हेल्प मिलता है, तो वो भी हम करेंगे डिस्कस। जी पल्लवी जी आप बताइए। नमस्ते सर। जी नमस्कार जी। मैं होम मेकर हूँ। ओके। बचपन से मैंने डैडी को सीखते हुए देखा है कि एस्ट्रोलॉजी का, तभी मुझे थोड़ा इंटरेस्ट लगा, लेकिन पढ़ाई और बाकी के सब में मैंने कुछ ध्यान नहीं दिया। बाद में मैंने एस्ट्रोलॉजी की, केपी एस्ट्रोलॉजी, लेकिन मुझे और ज़्यादा सीखना था अच्छे तरीके से, ठीक। इसलिए यूट्यूब पर आपको देखा तो मुझे लगा आपसे कुछ गाइडेंस और ज़्यादा, ठीक। इसलिए मैंने ठीक है। तो ठीक है। आज एक्चुअली यदि बात करें तो दो मेंबर ज्वाइन नहीं किए हैं, एक तो डीके जैन और पार्थ जी, तो इन्होंने अभी ज्वाइन नहीं किया है। खैर कोई बात नहीं। आज इंट्रोडक्टरी क्लास है और कुछ मैं कृष्णमूर्ति पत्ती के विषय में भी बताऊंगा और किस प्रकार से इसको मैं इस्तेमाल करता हूँ या किस प्रकार से। तो सबसे पहले तो ये ध्यान में रखिए कि जैसे कि हमें मालूम है कि 12 राशियां हैं और 7 ग्रह हैं, 2 छाया ग्रह हैं, तो और 27 नक्षत्र हैं। इनके आधार पर ही सब कुछ है, ये तो खैर सभी जानते हैं, ये आप भी जानते हैं। कृष्णमूर्ति पत्ती में बहुत सी ऐसी बातें हैं कि जैसे यदि हम बात करें तो योगों की, यहाँ पर योगों की भरमार नहीं है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई योग एक दूसरे योग को काट रहा हो। तो जैसे कि यदि हम बात करें वैदिक ज्योतिष की तो अथाह सागर है और इतने योग हैं कि हमें पूरी तरह से याद भी नहीं होते। तो फिर अगर मान लो हमें योग दिख रहे होते हैं तो कहीं पर कोई ना कोई योग एक दूसरे को काट भी रहा होता है, तो ऐसी स्थिति जो है वहाँ पर आती है। दूसरा ये होता है कि यदि वैदिक के अनुसार यदि हम देखते हैं किसी की महादशा जो है किसी विषय को दर्शा रही है कि ये कार्य जो है उसके अनुरूप है, तो फिर गोचर के ऊपर जो है, गोचर के माध्यम से कि जैसे मान लो अगर किसी की शादी यदि हमें लगता है कि इस वर्ष होने वाली है, तो हम कहते हैं कि इस वर्ष जो है ये आपका पॉजिटिव है और उसमें शादी हो सकती है। लेकिन वो भी समय जो है निकलता जाता है, हम अंतरदशा के ऊपर निर्भर करते हैं, फिर उससे अगली अंतरदशा के ऊपर निर्भर करते हैं। तो कई बार ऐसी स्थिति होती है कि वैदिक के अनुसार बहुत अच्छी प्रेडिक्शन भी होती है और कई बार ऐसी स्थिति होती है कि कई बार हमें पता नहीं चलता कि जब एक ही महादशा में 2-3 अंतरदशाएं, यानी कि मान लो 1-2 साल निकल जाए और वो कार्य ना हो रहा हो, तो उसका हमें सही से रीज़न नहीं पता चलता। तो मैं ये नहीं कहता कि वैदिक की जानकारी नहीं होनी चाहिए, बल्कि वैदिक तो यदि हम कहें एक तरह से बेस भी है, उसकी जानकारी यदि हमें अच्छे से होती है तो वो बहुत हेल्पफुल है। लेकिन ये भी मैं कहूँगा कि यदि हमें 12 राशियाँ, 27 नक्षत्र और ये ग्रहों की, यदि इनका हमें यही मालूम है कि ये जैसे ये राशियां हैं इनके स्वामी ये हैं, ये नक्षत्र हैं इनके स्वामी ये ग्रह हैं, तो तब भी हम बहुत अच्छी तरह से यदि हम कृष्णमूर्ति पत्ती को सीखते हैं तो बहुत अच्छे से हम प्रिडिक्शंस कर सकते हैं। उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि हमें योगों के ऊपर ध्यान देना है या किसी प्रकार से। तो अभी जैसे कि इसके ऊपर मैं पहले तो आपको चार्ट के ऊपर ले जाता हूँ, क्योंकि जो आज बेसिक जानकारी है वो चार्ट के माध्यम से भी यदि हम करें तो वो ज़्यादा बेहतर है।
अब देखिए, जैसे कि आप भली भांति जानते हैं कि लगन कुंडली, यदि हम किसी का भी चार्ट बनाते हैं तो लगन कुंडली ही मुख्य तौर पर हमारे समक्ष आती है। कृष्णमूर्ति पत्ति में लगन कुंडली से ज़्यादा अहमियत जो है वो भाव चलित कुंडली को दी जाती है। अब जैसा कि आप जानते हैं, गुरुवर KSK कृष्णमूर्ति जी, तो कृष्णमूर्ति जी जैसे कि सबसे पहले तो उन्होंने वैदिक ज्योतिष के विषय को पूरी तरह से समझा था और उसके ऊपर वो बहुत प्रैक्टिस भी कर रहे थे। और हम ये भी जानते हैं कि यदि ज्योतिष शास्त्र की बात की जाए तो आज के समय में सबसे पहले तो हस्तरेखा, जैसे कि हस्तरेखा जिसको सामुद्रिक विद्या भी कहते हैं, उसके अलावा अंक शास्त्र, न्यूमेरोलॉजी जिसको कहते हैं, उसके अलावा आजकल टैरो कार्ड्स का भी उपयोग होता है, रमल विद्या का भी उपयोग होता है। तो कई प्रकार की प्रणालियां हैं जिसका उपयोग होता है। और यदि मैं बात करूं तो जिस प्रकार से 12 राशियां जो हैं जिनके द्वारा आज के समय में ज़्यादातर कुंडली देखी जाती है, यदि बात करें तो पहले जो ज्योतिष विद्या थी वो नक्षत्र आधारित विद्या थी। अब ये राशियों के विषय में किसने हमें अवगत कराया, यदि बात करें तो ग्रीस के लोगों ने। क्योंकि ग्रीस के जो लोग थे वो राशियों को महत्व देते थे और उनकी देखा देखी ही हमने राशियों को महत्व दिया और नक्षत्रों को हम कम आंकने लगे। यदि बात करें आज के समय में, नक्षत्र या तो फिर नामकरण या फिर मुहूर्त, यहाँ पर इनका उपयोग किया जाता है कि किसी बच्चे का अगर जन्म हुआ है और जन्म के समय उसका जो नक्षत्र है, यानी कि चंद्रमा जिस नक्षत्र में है उसके आधार पर उसके जो नाम अक्षर बनते हैं, तो एक तो नामकरण बच्चे का होने लगा और दूसरा मुहूर्त के समय नक्षत्रों को देखा जाने लगा। तो कहने का मतलब ये है कि नक्षत्रों को कम आंका जाने लगा और उससे ज़्यादा जो है राशियों को। और यदि बात करें राशियों की तो हम ये भी जानते हैं कि 12 राशियां हैं और हर राशि जो है वो 30 डिग्री की है। तो 12 गुना 30 360 डिग्री, 360 डिग्री, 0 से 360 डिग्री। तो अब आप ये खुद समझ सकते हैं कि एक राशि जो 30 डिग्री की है और उसके अंतर्गत 2.25 नक्षत्र आते हैं, तो और एक नक्षत्र जो है वो 13 डिग्री 20 कला का होता है। हालांकि इसके विषय में, जो नक्षत्र के विषय में कि एक नक्षत्र 13 डिग्री 20 कला का होता है वो किस तरह होता है और उसके जो उप नक्षत्र होते हैं वो किस तरह होते हैं, किस तरह से उन सभी उप नक्षत्रों का यदि हम जोड़ करते हैं तो 13 डिग्री 20 का एक नक्षत्र जो है बनता है। जैसे यदि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हर ग्रह, राशि और उसकी डिग्री, और उसकी राशि और डिग्री के आधार पर ही जो उसके नक्षत्र स्वामी हैं यहाँ पर हैं। हालांकि जो मैं आपको टेबल दूंगा किस प्रकार से इनके जो है विभाग है वो आपको बहुत आसानी से पता चलेंगे। और उसी प्रकार से 1 से 12 भाव, जैसे 1 से 12 भाव है तो हर भाव किस राशि किस डिग्री से शुरू है और उसके नक्षत्र क्या हैं। देखिए, यदि हम बात करें, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये मेष लगन है, मेष लगन की कुंडली बनी हुई है। अब मान लीजिए आपके समक्ष 10 लोगों की कुंडली आ जाए और 10 की 10 ही मेष लगन की कुंडली है और लगभग यदि बात करें तो तारीख भी यही हो और लगभग जो है समय जो है वो लगभग 2 घंटों के दरमियान हो और उसमें मेष लगन ही हो सभी का, तो ऐसे में क्या अंतर पता चलेगा? क्योंकि मेष लगन है और मान लो 1-1.5 घंटे के दरमियान ही वो 10 की 10 कुंडलियां हैं, तो ग्रहों की स्थिति बिल्कुल जो इस लगन कुंडली में है वैसी ही आपको दिखाई देगी। तो फिर उनमें अंतर क्या है? तो कहने का मतलब ये है कि उसमें जो अंतर है मेष लगन, वो अंतर हमें उसकी डिग्री से पता चलता है। अब यहाँ पर तो हम देख रहे हैं कि ये मेष लगन है, लेकिन ये भी हो सकता है किसी का जन्म तब हुआ हो जब मेष लगन 5 डिग्री पर हो, किसी का जन्म तब हुआ हो जब मेष लगन जो है 10 डिग्री पर हो।
कब तो 15 डिग्री पर हो, या 20 डिग्री पर हो, या 25 डिग्री पर हो, या बिल्कुल 1 डिग्री पर हो, तो अंतर तो हमें यहाँ से पता चलेगा कि लगन जो मेष है वो कितने डिग्री से है। अब यहाँ 10 डिग्री 19 कला है, तो किसी का हो सकता है 13 डिग्री हो, और यदि 13 डिग्री होगा तो वहाँ पर क्या स्थिति बदल सकती है, वहाँ पर उप नक्षत्र की स्थिति बदल सकती है, कई जगह पर नक्षत्र की स्थिति भी बदल सकती है। तो अंतर जो है इस प्रकार से जो है, इसलिए यानी कि यदि हम कहते हैं कि लगभग 2 घंटों का जो है एक लगन होता है, लेकिन उसमें अंतर किस प्रकार से पता चलते हैं, तो यहाँ पर नक्षत्र उप नक्षत्र के द्वारा ही उनके अंतर जो है पता चलते हैं। अब इसी तरह यदि बात करें तो कृष्णामूर्ति जी जब वो वैदिक ज्योतिष के आधार पर अपने फलित करते थे, अपने भविष्य कथन करते थे, तो जब उनके कथन सही होते थे तब वो उतना उसके ऊपर मान लीजिए प्रेज नहीं करते थे। जब उनके कथन गलत होते थे तब उनको फील होता था कि ये क्यों ऐसा हो रहा है, किस प्रकार से ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पर उन्होंने इस बात पर ध्यान देना शुरू किया कि ये कथन क्यों गलत हो रही हैं। तो धीरे धीरे जब उन्होंने ये देखा कि हर ग्रह किस राशि में है, और उसके बाद ये उन्होंने ध्यान किया कि जो राशि है वो 30 डिग्री की है और उसमें जो है 2.25 नक्षत्र आ रहे हैं, तो यानी कि जो ग्रह है वो किस नक्षत्र में है। और पहले तो नक्षत्रों के आधार पर उन्होंने देखना शुरू किया, लेकिन वहां पर और उनको ज़्यादा जब दिक्कत लगी तो उन्होंने देखा कि एक नक्षत्र जो है वो 13 डिग्री 20 कला का है। तो उस 13 डिग्री 20 कला के अंतर्गत जो नक्षत्र है उसके अंतर्गत उप नक्षत्र भी आते हैं। तो फिर उन उप नक्षत्रों को जब उन्होंने 0 से 360 डिग्री के अंतर्गत देखा तो 1 से 249 यानी कि 1 से 249 के जो है उनको विभाग मिले। अब उन्हीं विभाग के द्वारा पर जब उन्होंने फलित करने शुरू किए तो उनकी परसेंटेज जो है फलित में बहुत ज़्यादा उसमें सुधार हुआ। तो यहाँ पर जिस प्रकार से यदि हम देखें कि ये, हालांकि यदि मैं आपको बताऊं जब मैं भी वैदिक कर रहा था तो कई बार ऐसी स्थितियां आती थी कि हमें सामने वाले की जो है क्वेरी जब उसको देखते थे तो पूरी तरह से उत्तर नहीं दिया जा सकता था या ज़्यादा हम क्लियर नहीं होते थे। लेकिन कृष्णामूर्ति पत्ती के अनुसार जो है काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई। अब यहाँ पर देखिए जैसे कि कृष्णामूर्ति पद्धति है तो इसके आधार पर यदि हम बात करें तो कोई ग्रह अच्छा नहीं है, कोई ग्रह बुरा नहीं है। जो ग्रह अच्छा फल दे दे वो अच्छा और जो बुरा दे दे बुरा। अब देखिए आप ये भी अच्छे से जानते हैं कि अक्सर कई लोगों के अच्छे फंक्शन चल रहे होते हैं, शादी विवाह वगैरह चल रहे होते हैं, लेकिन उसी दौरान कोई डांस करते हुए स्टेज पर या किसी तरह से कोई ज़्यादा जो है उत्साह में आकर बंदूक या पिस्तौल के द्वारा हवाई फायर करता है और वो जाकर किसी को गोली लग जाती है। तो ऐसे में जो अच्छा फंक्शन चल रहा होता है वो अचानक से किसी अन्य स्तर पर ही चला जाता है। या यूँ कहें कई बार ऐसा होता है कि बहुत अच्छे तरीके से पिकनिक मनाने जा रहे हैं लेकिन अचानक कहीं पर किसी का एक्सीडेंट हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि जब शुभ कार्य चल रहा होता है तो कई बार ऐसी अचानक स्थिति आ जाती है कि वहाँ पर दुर्घटना हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि जो ग्रह शुभ फल दे रहा था अचानक ही उसने अशुभ फल कर दिया। तो ये क्या स्थिति हुई? तो ये स्थिति कई बार ऐसी होती है कि वहाँ पर जो गोचर में जो दशा स्वामी हैं उनका नक्षत्र उपनक्षत्र से जिसके ऊपर से भी गोचर चल रहा है वहाँ पर स्थिति खराब होना, साथ ही दशा स्वामी का भी स्थिति जो है खराब होना। तो इसलिए कृष्णामूर्ति पद्धति में कोई ग्रह शुभ नहीं, कोई ग्रह अशुभ नहीं, और यहाँ तक कि कोई ग्रह उच्च नहीं, कोई ग्रह नीच नहीं। जो हमारी मनचाही बात पूरी करे वो हमारे लिए शुभ है और जो ना करे वो अशुभ है। अब देखिए जैसा कि आप देख रहे हैं काल पुरुष कुंडली,
कालपुरुष कुंडली इसलिए हम कहते हैं क्योंकि कालपुरुष कुंडली जो है मेष लगन की कुंडली है, और मेष लगन की कुंडली है। तो यदि हम पहले भाव से ही बात करें तो पहला भाव जो हमारे शरीर, हमारे लगन, हमारी आयु, इसको दर्शाता है। और जिस प्रकार से हम किसी भी विषय के बारे में सोचते हैं, तो कोई भी विषय है वो सिर्फ एक भाव से नहीं पूर्ण होता। यदि मान लीजिए हम शादी के विषय में देखते हैं तो अक्सर हम ये देखते हैं कि सप्तम भाव जो है उसको लेकर हम शादी के विषय में देखते हैं। यदि हम संतान के विषय में देखते हैं तो हम पंचम भाव को लेकर संतान के विषय में देखते हैं। तो ऐसा ही है कि हम जो है इस प्रकार से विषयों को देखते हैं। लेकिन कृष्णामूर्ति पत्ति में एक हाथ से जिस तरह ताली नहीं बजती, उसी प्रकार से कोई भी विषय या कोई भी कार्य बिना सहायक भावों के नहीं होता। जैसे यदि हम बात करें शादी की, तो सप्तम भाव होता है विवाह का भाव, शादी का भाव, जीवन साथी का भाव। तो शादी होने के बाद परिवार में एक मेंबर की बढ़ोतरी होती है, तो इसलिए दूसरा भाव जो है वो परिवार का भाव है। तो सातवां भाव शादी का मुख्य भाव हुआ, तो दूसरा भाव जो है परिवार का। इसी तरह से सहायक भाव, दूसरा भाव जो है सहायक भाव परिवार का हुआ। और शादी करने की इच्छा हो तो फिर 11वां भाव इच्छा का, तो 11वां भाव भी जो है वो सहायक भाव हुआ। तो यानी कि यदि हम विषय की बात करें, शादी का विषय, सप्तम भाव जो है मुख्य भाव है, 2 और 11 भाव जो है वो सहायक भाव है। और यदि प्रेम की बात आती है तो फिर पंचम भाव भी वहां पर जुड़ता है, क्योंकि 5वां भाव जो है वो प्रेम का भाव है। अब हम किसी चार्ट को यदि हम देख रहे हैं और जो विषय हमारे पास आता है, तो हम उस चार्ट पर जो हमारी नज़र है विषय के अनुसार ही बदल जाएगी। सप्तम भाव जैसे विवाह का भाव है, तो सप्तम भाव जो है व्यापार का भी भाव है। सप्तम भाव उस व्यक्ति का भी भाव है जिसके साथ हम लेन देन करते हैं। तो इसी प्रकार से 1 से लेकर 12 भावों की जो अन्य स्थितियां हैं वो भी हमें इसी तरह से पता चलती हैं। तो इन सभी विषयों को हम जो है बिल्कुल शुरुआत से हम करेंगे, जिसमें कि शुरुआत से आपको सबसे पहले तो जो राशियां हैं या जो नक्षत्र हैं, जो भाव हैं, ये किस प्रकार से हैं और किस प्रकार से जो है इसके अंतर्गत नक्षत्र आते हैं या उपनक्षत्र आते हैं, ये बिल्कुल हम बेस से शुरू करेंगे। और जैसे कि यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं, आप सभी को स्क्रीन दिख रहा है ना? जी, आप सभी को स्क्रीन दिख रहा है? हाँ जी, हाँ जी जी, हाँ जी। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जिस प्रकार से अब ये हम देख रहे हैं कि सूर्य जो है मकर राशि में 19 डिग्री पर है, चंद्र के नक्षत्र में, बुध के उपनक्षत्र में है, ठीक है। तो हर ग्रह जिस राशि में जिस डिग्री पर है, तो उसका नक्षत्र स्वामी कौन हुआ या उसका उपनक्षत्र स्वामी कौन हुआ, ये किस प्रकार से पता चलता है, ये भी हम समझेंगे। और 1 से 12 भाव, हर भाव जिस राशि जिस डिग्री से है, तो उसका नक्षत्र उपनक्षत्र कौन हुआ, ये भी हम समझेंगे। इसके अलावा जैसा कि जो मैं आपको लेसन्स दूंगा, जैसे कि फर्स्ट लेसन जो है, सेकंड लेसन जो है, ये बिल्कुल बेसिक लेसन है और इनमें ही ये सारी जो बातें हैं क्लियर हो जाती हैं। तो एक तो मैंने आपको ये भी कि किस तरह से हम जो है ये कोर्स करेंगे, ये भी मैंने आपको बताना है कि जैसे मैं आपको फर्स्ट लेसन दूंगा, सेकंड लेसन दूंगा, आप उस लेसन को पढ़ लेंगे अच्छे से और फिर क्लास में मैं उस लेसन से संबंधित जो है पूरे विषय को जो है समझाऊंगा। और उसके साथ ही जो हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है, वहाँ पर भी लिखित रूप में उस लेसन से संबंधित मैं जानकारी भेजूंगा। उसके अलावा अलग से मैंने वीडियो लेसन जो बनाए हैं वो भी मैं भेजूंगा, और एक ऊपर से हमारी ऑनलाइन जो ये क्लास है ये भी उसके साथ होगी। तो आपको 3 तरीकों से जो है पूरा विषय पता चलेगा।
अब ये जो पहला तरीका मैंने आपको बताया है कि किस प्रकार से, मतलब यदि हम बात करें तो यहाँ पर मैं सबसे पहले तो हम ऑनलाइन क्लास करते हैं। तो ऑनलाइन क्लास में क्या होता है कि ठीक है, सॉफ्टवेयर के माध्यम से आपको जो है समझा रहे हैं, बता रहे हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि किसी विषय के ऊपर या किसी बात के ऊपर यदि मान लो कि वो कब हमने की थी या मैंने कब वो बताई थी, तो उसके लिए आप जो है फॉरवर्ड या रिवर्स के द्वारा उस वीडियो को जाकर देखेंगे या समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर ये है कि जिस तरह से मैं टेलीग्राम के ऊपर इस तरह से भी भेजता हूँ, तो कई पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिनको आप स्क्रॉल बैक करके उसी टाइम देख सकते हो। तो एक तो ये तरीका है, और ऑनलाइन में भी यही मेरा पढ़ाने का तरीका है। तो टेलीग्राम में इस तरह से भी आपको विषय आएंगे जो मैं साथ के साथ दूंगा, क्योंकि कई प्रकार के ऐसे विषय जो हैं बिल्कुल आपको आसान लगेंगे, लेकिन जब उनको हम देखते हैं, यदि मान लो ऑनलाइन क्लास में मैंने आपको जिस तरह से वीडियो में करवाया, और वहाँ पर जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि रिवर्स या फॉरवर्ड करके आपको देखने की आवश्यकता पड़ सकती है, लेकिन जो मैं टेलीग्राम में जिस तरीके से कई विषय भेजूंगा, तो वहाँ पर ही आपको संक्षिप्त रूप में कई चीज़ों के विषय में पता चलेगा। तो यहाँ पर आपको देखिए, एक तो जैसे पीडीएफ लेसन्स हैं कि सबसे पहले तो आपको पीडीएफ लेसन जो है वो दिए जाएंगे, तो आप उनको करेंगे। उसके बाद उन पीडीएफ लेसन्स को मैं ऑनलाइन क्लास में पूरा आपको विषय करवाऊंगा, और साथ ही टेलीग्राम पर ये लेसन भेजूंगा। अलग से कुछ मैंने वीडियो लेसन बनाए हैं, होगा वही, लेकिन इन शॉर्ट आप उनको भी देख सकते हैं। तो 3 प्रकार के माध्यम से आपको जो है पूरा क्लियर होगा। और आपको ये भी मैं बताता हूँ कि जिस प्रकार से हम इसको सीखेंगे, तो यहाँ पर एक किस प्रकार से हमारा सिलेबस होगा वो भी मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। कि जैसे सबसे पहले कि यदि हम कुंडली किसी की बना रहे हैं, तो मेन बात होती है कि हर ग्रह किन भावों का कार्येश है, किस प्रकार के लेवल पर कार्येश है, और हर भाव किन ग्रहों के कार्येश है और किस लेवल पर कार्येश है। एक तो ये हमारा जो है, क्योंकि ये बेसिक्स में ही आता है, ये पूरा विषय होगा, इसके ऊपर लेसन्स हैं, इसके ऊपर आपको प्रॉपर करवाया जाएगा। तो यानी कि स्टार्टिंग ये, उसके बाद जो ग्रामर वर्क में जो इसके रूल्स हैं जो अप्लाई करते हैं, उनको अप्लाई करते हुए फिर हम प्रैक्टिकल लेवल पर जाएंगे। उसी के साथ ही जो रूलिंग ग्रह हैं, रूलिंग प्लैनेट्स, क्योंकि रूलिंग प्लैनेट्स का भी कंसेप्ट बहुत बढ़िया है और उनकी भी आवश्यकता हमें बहुत जगह पर पड़ती है, तो वो कंसेप्ट भी बहुत बढ़िया है। और रूलिंग प्लैनेट्स के विषय में आप में से कोई जानता हो तो एक बार थोड़ा सा हाथ दिखा दें। जी, क्योंकि प्रदीप जी आप जमाकुल कर रहे हैं और सब लॉर्ड कस्पल इंटरलिंक्स कर रहे हैं, तो आई थिंक आप थोड़ा बहुत जानते हैं। जी, बहुत अच्छी। तो ये एक्चुअली क्या है कि बहुत से ऐसे जो इवन केपी एस्ट्रोलॉजी के विषय में जानते भी हैं, ज्वाइन करते हैं, लेकिन फिर भी मेरा ये करवाने का मकसद होता है कि जो ग्रह होते हैं, अब जैसे देखिए यहाँ पर कुछ मैं पॉइंट्स आपके साथ जो है शेयर करूँगा। हम अक्सर देखते हैं कि कृष्णमूर्ति पत्ती में जो भावचलित कुंडली को हम अहमियत देते हैं, तो हर ग्रह भावचलित कुंडली में जिस भाव में बैठा होता है और जिन भावों का वो स्वामी होता है, वो उनका फल दे सकता है। लेकिन जो ग्रह होता है वो अपने नक्षत्र के अधीन होकर फल देता है, और जो उसका उपनक्षत्र है उस फल के बारे में कि उसको लाभ मिलेगा कि हानि मिलेगी वो दर्शाता है। तो ग्रह नक्षत्र के अधीन होकर फल देता है और उपनक्षत्र जो है उसके बारे में लाभ और हानि बताता है। ये स्थिति हमें पता चलती है कि वो तीनों जो हैं, ग्रह नक्षत्र उपनक्षत्र, क्योंकि ग्रह जो है वो जिसके नक्षत्र में है वो भी एक ग्रह है और जिसके उपनक्षत्र में है वो भी एक ग्रह है। तो भावचलित कुंडली में इनकी स्थिति क्या है वो हमें पता चलती है। लेकिन साथ ही
कई बार ये भी देखने में आता है कि जब कोई 2 ग्रह इकट्ठे हों, कोई 3 ग्रह इकट्ठे हों, या किसी के ऊपर मान लो एक ग्रह के ऊपर 3 ग्रहों की दृष्टियां आ रही हों, तो उनमें से फिर कौन इम्पोर्टेंस किसको हम दे सकते हैं और कौन थोड़े फल को बदल सकता है। तो वहाँ पर कंजंक्शन, आस्पेक्ट कंजंक्शन, कस्प कंजंक्शन, यानी कि कंजंक्शन 2 ग्रहों की जो आपस में युति है वो कितने डिग्री तक हमें लेनी चाहिए, जो किसी ग्रह की किसी ग्रह के ऊपर दृष्टि आ रही है या जा रही है वो कितने डिग्री तक लेनी चाहिए, किसी भाव के साथ किसी ग्रह की युति हो रही हो। अब जैसे देखिए, एक चीज़ मान के चलिए, फर्ज कर लीजिए कि कोई ग्रह है वो तीसरे भाव में बैठा है, और तीसरे भाव, जैसे कि मान लीजिए वो ग्रह तीसरे भाव के बिल्कुल अंतिम डिग्री पर बैठा है या अंतिम 1-2 डिग्री पर बैठा है। जैसे हम बात कर रहे हैं कि मान लो हम हमारे रूम से बाहर निकल रहे हैं ड्राइंग रूम की तरफ, और हमारा जो एक कदम है वो हमारे बिल्कुल रूम के दरवाजे के पास है, तो एक कदम में हम बाहर हो सकते हैं और एक कदम में हम पीछे बैक अपने रूम में वापस आ सकते हैं। या यूं हम कहें, अब जैसे कोई शहर है, दिल्ली है जैसे, या बहुत बड़ा शहर है, तो दिल्ली तो बहुत बड़ा शहर है, लेकिन जो बॉर्डर पर है, मान लीजिए फरीदाबाद की तरफ है कोई, और कोई इंडिया गेट की तरफ है, तो जो बॉर्डर के मतलब दिल्ली और फरीदाबाद के जो बॉर्डर के पास है, अब उसको यदि कहा जाए आप फरीदाबाद आ जाइए तो वो बहुत जल्दी पहुंच जाएगा, लेकिन जो दूसरा है जो इंडिया गेट की तरफ है उसको समय लगेगा। इसी प्रकार से ग्रहों की स्थिति है कि वो जिस भाव के अंतिम डिग्री पर है और अगले भाव की तरफ बढ़ रहा है, तो हो सकता है अब वो उस भाव का ही फल दे दे जिसके बारे में हमने सोचा ही नहीं। तो ये जो सिस्टम है इसमें कई प्रकार से हमें बहुत क्लियर पिक्चर दिखाई देती है कि ये ऐसा नहीं, ये ऐसा फल दे देगा। और यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर ग्रह नक्षत्र के अधीन होकर फल देता है और उप नक्षत्र उसके बारे में लाभ हानि बताता है। तो अब कोई ग्रह है उसकी महादशा चल रही है, लेकिन इंसान तो बहुत से कार्यों को कर रहा है, वो अपने ऑफिस भी जा रहा है, वो कहीं पर जॉब भी कर रहा है या कहीं पर बिजनेस भी कर रहा है, वो फैमिली लाइफ भी देख रहा है, वो कहीं पर एंटरटेन करने के लिए कहीं पिकनिक पर भी जा रहा है, कहीं टूर पर भी जा रहा है। अब वो महादशा स्वामी तो वो जो भाव दर्शा रहा है, अब वहाँ पर उन भावों के द्वारा जो विषय हम देखना चाहते हैं, अभी मान लीजिए कोई कहता है मैं नौकरी के विषय में पूछ रहा हूँ, अब हम नौकरी के विषय में उसका देख रहे हैं, दशा वही चल रही है, लेकिन साथ ही वो पूछ रहा है कि अब मुझे मेरी शादी का भी बताइए, तो विषय बदल गया, लेकिन ग्रह जो है वो भावों को किस प्रकार से दर्शा रहे हैं। तो यहाँ पर किसी जातक के जीवन में किसी कार्य से संबंधित जो प्रॉमिस है, क्या उस पहले तो ये देखना होता है कि क्या उस विषय से संबंधित उसका प्रॉमिस है, यदि है तो फिर उसकी पूर्ति कब हो सकती है, किस दशा, किस अंतरदशा, किस प्रत्यंतर दशा में उसकी पूर्ति हो सकती है। तो प्रॉमिस के बाद ही हम फिर वहाँ आगे बढ़ते हैं। कोई भी विषय हो, चाहे शादी का विषय हो, चाहे संतान का विषय हो, चाहे नौकरी का विषय हो, तो जब हम स्टेप बाय स्टेप इन सब विषयों को हम करेंगे, और यहाँ तक कि मैं आपको जो काफ़ी पैम्फलेट्स भी दूंगा, जो पैम्फलेट्स मैंने बनाए हैं जो किसी सब्जेक्ट को इजी करते हैं। यानी कि कई बार ऐसा होता है कि हम पूरा कोर्स कर लेते हैं, पूरी स्थितियों को समझ लेते हैं, लेकिन जब हम खुद से किसी का हमारे पास क्वेरी आ जाती है तो हमें स्टेप्स कि मेरे को स्टार्ट कहाँ से करना है और कैसे मैं स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो करूँ, तो उसके विषय में मैंने पैम्फलेट्स भी बनाए हुए हैं। और शायद यदि कई मेरे वीडियोस में आपने देखा हो मैंने पैम्फलेट का उपयोग किया है, या कहीं पर मेरे फेसबुक पर देखा हो या कहीं पर, तो वो भी आपने देखा होगा कि मैंने वैसे पैम्फलेट्स का भी उपयोग किया है, और उसके द्वारा बहुत जल्दी जो है हमारा, हालांकि ये पैम्फलेट्स तो ये होता है कि प्रैक्टिस के लिए है, लेकिन जब आप पूरी तरह से इसमें परिपक्व हो जाएंगे, जब आप
मतलब एक्सपर्टाइज हो जाएंगे, तो तब तो आप सामने जिसका चार्ट है उसको जैसे जैसे वो पूछता जाएगा वैसे वैसे आप आंसर देते जाएंगे। और उसमें कोई, यदि हम इस सिस्टम को ही बहुत अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, करते हैं, तो इससे बढ़िया सिस्टम नहीं है। इसके बाद फिर हम और आगे बढ़ते हैं। और अभी जैसे कि मैं बात कर रहा था कि आपने रंजीत जी न्यूमेरोलॉजी की है, तो डेट ऑफ बर्थ जैसे कि आप देखते हैं, तो डेट ऑफ बर्थ में हम देखिए, जैसे म्यूट कर दीजिए, अभी आवाज़ आ रही है पीछे से। देखिए, हमें मालूम है कि जैसे एक नंबर सूर्य का है, और हमें यह भी मालूम है कि सूर्य की क्वालिटी क्या है। अब आप एक बात को देखिए, किसी की डेट ऑफ बर्थ है, उसमें अलग अलग प्रकार के नंबर्स आते हैं। तो जैसे हम किसी के बारे में जानना चाहते हैं, ये इंसान कैसा है, अक्सर बहुत से लोग पूछते हैं कि ये कैसा है। हम कहते हैं कि जो लगन में ग्रह हैं, लगन में स्थित ग्रह या लगन के ऊपर दृष्टि देने वाले ग्रह जो हैं, उसके द्वारा उसकी क्वालिटीज़ के बारे में हमें पता चलता है। मान लो लगन में सूर्य है, तो हम कहते हैं ये राजा की तरह होगा, ये हमेशा आगे आगे उसकी ये रहने की चाह होगी, लीडरशिप होगी, या सूर्य अच्छी स्थिति में हो। लगन में शनि होगा तो लेजी होगा, या लेजी होगा, कहना ना मानने वाला होगा, तो इस प्रकार का। लेकिन जब हम जो डेट ऑफ बर्थ है, यदि हर नंबर के ग्रह की यदि हम स्थिति को देखें, तो फिर वो सात्विक है, तामसिक है कि राजसिक है। सात्विक, तामसिक, राजसिक जो ग्रहों की श्रेणियां होती हैं, उसी के आधार पर जब हम किसी की डेट ऑफ बर्थ में नंबर्स देखते हैं, तो उसके आधार पर भी हमें काफ़ी कुछ जो है उसके क्वालिटीज़ के बारे में पता चलता है। जैसे किसी की डेट ऑफ बर्थ में मान लो 8 आ जाए, 2 बार 3 बार 8 आ जाए, तो शनि का नंबर है, इसका मतलब वो पर्सन लेजी है, इसका मतलब वो पर्सन जो है जल्दबाजी में कोई फैसले नहीं लेता, बहुत सोच समझकर बहुत शनै शनै फैसले लेता है। क्यों? धीरे धीरे, मतलब सैटर्न का जो इम्पैक्ट उसके ऊपर आता है। एक नंबर हो तो सूर्य का इम्पैक्ट आ गया, तो इसको भी हम वहाँ पर इसकी, अब कई बार ऐसे होता है कि कोई पूछता है कि मेरे बेटे के बारे में बताइए कि ये किस तरह का होगा। हम देखते हैं कि वो बच्चा 8-9 साल का है, तो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ही जो हर अंक के ग्रह बनते हैं, उन ग्रहों की जो क्वालिटीज़ हैं वो हम बयान कर देते हैं। और आप यकीन मानिए 80 से 90% ये एग्जैक्ट बैठता है। रंजीत जी, यदि आप इस पर आपने, क्योंकि आप तो करते हैं और आपके संज्ञान में भी ऐसे बहुत से लोग होंगे, तो ये सिर्फ और सिर्फ इसके आधार पर ही हमें सामने वाले की काफ़ी क्वालिटीज़ पता चल जाती हैं। जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 7 नंबर होगा अधिक, 77 मान लो 77 में उसका बर्थ हुआ, या 7 तारीख को हुआ, या 7वें महीने हुआ, तो वो खोजी प्रवृत्ति का होगा। मतलब कि वो कुछ ना कुछ खोज करने वाला होगा, इस प्रकार से। तो कोई क्वालिटीज़ हैं, इनको भी हम समझेंगे। अभी मैंने बिल्कुल भी यदि माने तो मैंने कुछ शुरुआत नहीं की है, अभी तो हम शुरुआत करेंगे। क्योंकि जो जैन साहब हैं, उन्होंने तो कहा था कि मैं 2 दिन ज़रा बिज़ी हूँ, तो मैं ट्यूसडे से ही रेगुलर कर पाऊँगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो आज इंट्रोडक्टरी क्लास ही रखते हैं। अदरवाइज़ मैंने आज ही स्टार्ट करना था, आज ही लेसन भेजने थे, सब कुछ आज ही करना था। तो इसलिए लेसन मैं आपको कल भेज दूंगा, और फिर हम प्रॉपर जो है ट्यूसडे से ही स्टार्ट करेंगे। सभी लेसन्स मैं आपको कल ही भेज दूंगा, जितने लेसन हैं। तो आप में से किसी का कोई प्रश्न हो कुछ कोर्स के बारे में या किसी अन्य चीज़ के बारे में, तो पूछ सकता है, किसी भी विषय के ऊपर, किसी भी पॉइंट के ऊपर। सर, जो बीटीआर वाला फंक्शन है, बीटीआर वाली जो चीज है, जी उसको हम मतलब कब करेंगे? क्योंकि इसलिए मैंने पूछा
क्योंकि जैसे बच्चों के चार्ट है हमारे पास, उनका टाइम तो सही रहता है आजकल हम्म, बच्चों का, हम्म, लेकिन उनके जीवन में इवेंट्स नहीं है इतनी। और हम जो बड़े हैं जिनके जीवन में इवेंट्स हैं, उनके उनका जो टाइम है वो थोड़ा डाइसी लगता है कभी कभी, क्योंकि 1-2 मिनट में ही चेंज हो जाता है इसमें हम्म। सिस्टम। तो वो हम कब करेंगे क्लास में वो वाला स्टेप, ताकि हम कॉन्फिडेंटली एनालाइज कर सकें देखिए, चार्ट्स। इसमें भी मैं आपको बताता हूँ। जी। यदि आप सोच रहे हैं कि 1-2 मिनट में, ऐसी कोई उसमें दुविधा नहीं है, बल्कि 2-4 मिनट भी मान लो, अगर मान लो किसी का फ़र्क हमें लगता है, तो जी। इसमें बीटीआर के कई तरीके हैं। कि मेरे पास, अब देखिए मेरे पास चार्ट्स आते हैं, हर इंसान का बीटीआर यदि करने लगें उसके इवेंट्स लेकर, तो उसमें कितना टाइम लगेगा, और सामने वाले के पास भी इतना टाइम नहीं होता। अगर मेरे पास, मान लीजिए मैं ऑफिस में बैठा हूँ और मेरे जी। पास क्लाइंट्स आ रहे हैं, तो वो क्या स्थिति रहेगी। ठीक है। तो यदि सामने वाला मुझे ये कह रहा है कि, जैसे हम ही पूछते हैं कि आपका जो जन्म विवरण है आपके पेरेंट्स या आपके हिसाब से कितना करेक्ट है, और यदि वो कहता है कि मेरा जो है मेरे पेरेंट्स के हिसाब से बिल्कुल एक्यूरेट है, बिल्कुल सही है, तो ऐसे में मान लो यदि उसका शादी का प्रश्न है और मैं जन्म कुंडली के द्वारा देख रहा हूँ, तो सप्तम भाव का उपनक्षत्र स्वामी जो है, क्योंकि सप्तम भाव शादी का मुख्य भाव है, उसके उपनक्षत्र से हम शादी का प्रॉमिस देखते हैं। तो मैंने जिस समय पहली बार उसका चार्ट लिया, तो उस समय के मैं रूलिंग प्लैनेट्स को नोट करूंगा और मैं देखूंगा कि सप्तम भाव का उपनक्षत्र स्वामी क्या पहले 4 रूलिंग प्लैनेट्स में आ रहा है। यदि आ रहा है तो मेरे लिए वो सही है। यदि मान लो नहीं आ रहा, वहां पे डाउट होगा। मतलब कहने का कि वो रूलिंग प्लैनेट्स जो हैं मेरे को दिशा निर्देश देंगे कि ये जो सप्तम भाव का उपनक्षत्र स्वामी है, क्या इसके द्वारा मैं देखूं या ना देखूं। यदि सप्तम भाव का उपनक्षत्र स्वामी मान लीजिए गुरु है और वो रूलिंग ग्रहों में आ गया है, तो फिर मैं उसको लेकर उसका प्रॉमिस देखूंगा। और यदि मान लो वो नहीं आया, तो गुरु से पहले विश्वोत्तरी दशा के हिसाब से कौन सा ग्रह आता है और गुरु के बाद कौन सा आता है, फिर उनमें से देखूंगा उनमें से कौन आ रहा है। तो उनमें से जो आ रहा है फिर उसको लेकर देखूंगा। और अगर मान लो उनमें दोनों ही आ गए, यानी कि गुरु से पहले और गुरु के बाद जो ग्रह है दोनों ही आ गए, तो फिर मैं देखूंगा रूलिंग ग्रहों में जो क्रम अनुसार अहमियत किसकी ज़्यादा आ रही है, उसको ले लूँगा। और अगर मान लो वो दोनों भी नहीं आ रहे और जो सप्तम भाव का उपनक्षत्र था वो भी नहीं आ रहा, तो जो सप्तम भाव का उपनक्षत्र था उसी को लेकर देखूंगा। वो इसलिए क्योंकि सामने वाले ने ये कहा है कि मेरा जो जन्म समय है लगभग सही है। और यहाँ पर एक चीज़ और देखिए, प्रॉमिस देखने के लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। अब मान लीजिए जैसे कि सप्तम भाव का उपनक्षत्र स्वामी शुक्र है और उससे पहले केतु आता है, उसके बाद सूर्य आता है। विषोत्तरी दशा का क्रम है केतु शुक्र सूर्य चंद्र मंगल राहु गुरु शनि बुध। तो सप्तम भाव का उपनक्षत्र शुक्र है। अब मान लीजिए रूलिंग ग्रहों में शुक्र आ गया और वो प्रॉमिस दे रहा है, शादी का प्रॉमिस दे रहा है, तो मैं मान लूंगा प्रॉमिस है। अब मान लीजिए वो शुक्र रूलिंग ग्रहों में नहीं है, लेकिन उससे पहले केतु है और बाद में सूर्य है। अब रूलिंग ग्रहों में केतु आ सकता है, सूर्य आ सकता है, या दोनों आ सकते हैं, या दोनों नहीं भी आ सकते। फिर भी मैं एक नज़र डालूंगा केतु शुक्र सूर्य तीनों के ऊपर, क्या तीनों शादी का प्रॉमिस दे रहे हैं। अब यदि वो दे रहे हैं तो फिर एक तरह से प्रॉमिस तो है। और दशा, क्योंकि दशा में उतनी जल्दी फर्क नहीं पड़ता, तो फिर उसके बाद बात आती है महादशा स्वामी क्या दर्शा रहा है, अंतरदशा स्वामी क्या दर्शा रहा है, कौन सी मेरे को अंतरदशा लेनी है, कौन सी प्रत्यंतर दशा लेनी है, वो फिर आगे के विषय है। और यदि मान लो कोई कहता है कि मेरा जन्म समय 1 से लेकर 1:15 के बीच है, वहां पर बीटीआर की आवश्यकता पड़ती है। वहां पर हम कह सकते हैं कि हाँ यहाँ पर बीटीआर की आवश्यकता है। यहाँ पर मैं एक बार फिर स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि सॉफ्टवेयर में ये विषय, ये जो पॉइंट है ना, इसको मैं थोड़ा सा वहां पर आपको बता सकता हूँ। मैं एक बार फिर से स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ।
मान लीजिए मैंने ये किसी का चार्ट खोला, तो यहाँ पर मैंने किसी का चार्ट खोला जिनका 29 जनवरी 1988 29 ऑफ जनवरी 1988 शाम के 7:42 यमुना नगर का जन्म है। अब मान लीजिए इन्होंने जो है पूछा है कि किसी भी विषय के बारे में पूछा है, और मान लीजिए सप्तम भाव का जैसे, या मान लो इनकी हेल्थ के विषय में देख रहे हैं, लगन का उपनक्षत्र हम देखते हैं। अब यहाँ पर ये सिंह लगन है और सामने वाले ने कहा है कि मेरा जो जन्म समय है वो मेरे पेरेंट्स के द्वारा एक्यूरेट है। तो यहाँ पर हमारे पास मतलब एक ये स्थिति होती है कि जैसे यहाँ पर लगन का स्वामी जो है सूर्य, तो यहाँ पर मैं ये देखूंगा कि जो जन्म समय दिया है उससे कुछ आगे पीछे क्या लगन का स्वामी बदल रहा है कि नहीं बदल रहा, तो यहाँ पर नहीं बदल रहा। फिर मैंने यहाँ पर देखा कि क्या नक्षत्र कुछ आगे या पीछे बदल रहा है, तो यदि आप देखें नहीं बदल रहा। फिर मैं आऊँगा उपनक्षत्र पर। अब यदि यहाँ पर आप देखें कि जैसे 7:42 दिया है और यहाँ पर जो उपनक्षत्र है गुरु, और यहाँ पर आगे 7:43 50 पर जो है शनि उपनक्षत्र आ रहा है। अब एक बात ध्यान रखिए कि जब सामने वाला ये कह रहा है कि उसके पेरेंट्स के हिसाब से 7:42 जन्म समय है, तो यदि यहाँ पे ये शनि भी आ रहा है, ठीक है, और मान लीजिए रूलिंग ग्रहों में गुरु नहीं आ रहा, अब यदि पेरेंट्स ने घड़ी देखी थी कि 7:42 पर जन्म हो चुका है, तो फिर उससे आगे तो जाने का सवाल नहीं पैदा होता। हाँ, यदि पेरेंट्स कहते हैं कि 5-7 मिनट का अंतर हो सकता है, 3-4 मिनट का अंतर हो सकता है, फिर हम शनि को सोचेंगे। और हमें क्या यहाँ पर आना है, तो इसका मतलब शनि रूलिंग ग्रहों में यदि आ रहा है तब उसको लेंगे, और उसको लेने के बाद फिर जो कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम चेक करते हैं कि क्या यहाँ मतलब शनि, अगर मान लो मैं जैसे यहाँ पर शनि करता हूँ, तो एक तो लगन का उपनक्षत्र बदल जाएगा, हो सकता है कुछ अन्य भावों के उपनक्षत्र भी बदल जाएं। तो यहाँ पर फिर उसका जो कनेक्शन है, यानी कि लगन का उपनक्षत्र स्वामी या लगन का उपनक्षत्र स्वामी जो है, लगन का उपनक्षत्र स्वामी जो है चंद्र के नक्षत्र के साथ उसका संबंध बनना चाहिए, या फिर लगन का उपनक्षत्र स्वामी जो है वो जन्म का जो नक्षत्र है, जो यानी कि चंद्र का नक्षत्र है, उससे संबंध बनना चाहिए, या फिर उसके जैसे छोटे भाई बहन हैं या बड़े भाई बहन हैं, या और सगे जो ब्लड रिलेशन में जो मेंबर्स हैं, जैसे छोटे भाई हैं तो तीसरे भाव का जो जैसे यहाँ पे उपनक्षत्र आ रहा है शुक्र, और छोटे भाई की यदि जन्म तारीख मालूम है तो उसके जन्म के नक्षत्र के साथ इनके तीसरे भाव के उपनक्षत्र का संबंध बनना चाहिए। यदि बन रहा है तो इसका मतलब हमारा ये पॉइंट ठीक है। अब यदि मान लो बड़ा भाई बहन है तो फिर 11वें भाव का उपनक्षत्र जैसे यहाँ गुरु है, तो इनके बड़े भाई बहन का जिस तारीख को जन्म हुआ था और चंद्रमा जिस नक्षत्र में था उसके साथ संबंध बनना चाहिए। इसी प्रकार से 9वां भाव पिता का होता है, तो केतु चंद्र, तो यहाँ पर लगन के साथ जैसे आप देख रहे हैं लगन का नक्षत्र केतु है और 9वां का नक्षत्र केतु है, तो ये संबंध बन रहा है। तो इस प्रकार से मतलब कि ये संबंध बनाते हुए ही बीटीआर जो है प्रॉपर तरीके से होती है, और ये दरअसल आगे काफ़ी आगे का विषय है। क्यों? क्योंकि शुरुआत में अभी यदि हम ये माने कि काफ़ी तरह के ऐसे पॉइंट्स हैं, जब तक हम इनको नहीं सही तरीके से समझेंगे तो सीधे बीटीआर पर जाकर कंफ्यूज होने वाली बात होगी। इसलिए बीटीआर का विषय जो है ये बिल्कुल आगे का विषय है यदि मैं बात करूं। और कहाँ पर इसकी ज़रूरत पड़ती है या कहाँ पर नहीं पड़ती, और यदि मान लो हमें लगता है कि किसी ने ये बोला कि उसका 1 घंटे का फ़र्क है, तो ज़रूरी नहीं है बीटीआर पर जाएं यदि हमारे पास समय नहीं है। ऐसे में प्रश्न कुंडली हुरारी प्रश्न लेकर हम देखते हैं, और अक्सर आपने देखा होगा कि हुरारी प्रश्न की सटीकता बहुत अच्छी होती है। तो अक्सर जो है हुरारी प्रश्न के माध्यम से भी देखते हैं, और उसमें जो है काफ़ी अच्छे उसमें पता चलते हैं, और कई बार जो है जन्म कुंडली के माध्यम से। अब आर्यन खान की जब जमानत होनी थी और आए दिन
डेली न्यूज़ में हो रहा था कि कल जमानत होगी कि परसों होगी, और बहुत से एस्ट्रोलॉजर फेसबुक पर जो डेली वो दे रहे थे प्रिडिक्शन कि ज़मानत के ऊपर। तो मैंने उस पर 2 बार ही कार्य किया था। एक बार मैंने कार्य किया कि ज़मानत नहीं मिलेगी, और जब मैंने ये कहा कि नहीं मिलेगी तो उसके बाद मुझसे पूछा गया कब मिल सकती है, तो उनकी जन्म कुंडली देखकर ही मैंने बता दिया था इस तारीख के बाद जमानत मिल जाएगी। और जैसे ही वो तारीख यानी कि आई, उसके तीसरे दिन जमानत मिल गई। अब वो इसका मतलब ये है कि कई बार हम ये कहते हैं कि किसी सेलिब्रिटी का हमें डिटेल्स शायद सही से ना पता चले, लेकिन आर्यन खान की डिटेल बहुत अच्छे से पता चल गई थी और उसके विषय में देखा था। अब रिया चक्रवर्ती की बात थी कि गिरफ्तार कब होंगी, तो उनकी तो नहीं थी डिटेल, तो उनकी प्रश्न कुंडली लेकर देखा। इसी प्रकार से गुरमीत राम रहीम जिनको जेल हुई थी उनके विषय में देखा। तो ये डिपेंड करता है कि अगर हमारे पास किसी का प्रॉपर बर्थ डिटेल नहीं है तो हम प्रश्न कुंडली के माध्यम से देख लें। तो ऐसे बहुत से विषय हैं जो प्रश्न कुंडली के माध्यम से बहुत अच्छे से हम देख सकते हैं। और यदि जन्म कुंडली सामने वाले की, हमें कभी भी ये थोड़ा इस पर ना जाइए कि जन्म कुंडली अगर वो कह रहे हैं जी 1-2 मिनट में कोई उतना फर्क नहीं पड़ता। वो तरीके आपको बताऊंगा ना, नहीं तो आप तो हमेशा ही दुविधा में रहेंगे। जिसकी जन्म कुंडली आएगी आप दुविधा में पड़ जाएंगे कि मैं इसका बीटीआर जी करूं। जी। फिर ऐसे तो हम किसी की कुंडली नहीं देख पाएंगे। तो इसलिए जो उसके तरीके हैं वो हम करेंगे। मैंने मेनका गांधी का चार्ट लिया था, मैंने डिम्पल कपाड़िया का चार्ट लिया था, मैंने और भी बहुत से ऐसे। अब इनकी क्या हमें मालूम है कि सही डिटेल्स हैं? अब इनमें से किसी के चार्ट में ऐसा भी हुआ कि मैं उनकी शादी के विषय में देख रहा था तो उसका उपनक्षत्र नहीं आया। फिर मैंने रूलिंग ग्रहों के माध्यम से, क्योंकि रूलिंग ग्रह क्या है, डिवाइन प्लैनेट्स हैं, उनको हम दैवीय ग्रह मानते हैं। और उनकी जब हमें ज़रूरत पड़ती है, मुझे जब उनकी सहायता की ज़रूरत पड़ती है, उनकी सहायता मैं लेता हूँ और वो वे सहायता भी करते हैं। तो ये सारे विषयों को हम देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो बहुत ही अच्छा हमारा जो है ये चलेगा कोर्स। तो अब ये जैसे कि आज इंट्रोडक्टरी क्लास थी, तो क्या फिर हम मंगलवार से शुरुआत करें? हाँ जी, जैसा आप बोले। क्योंकि आज गुरुवार था, तो जैसे कि जैन साहब ने कहा था कि वो मंगलवार से प्रेजेंट रहेंगे, तो मैंने कहा चलो, क्योंकि मेंबर इतने ज़्यादा नहीं हैं, ठीक है, और एक मेंबर और नहीं शायद जुड़े, उनको शायद आज का मेरे को लगता है शायद उनको कन्फ्यूज़न हुआ होगा क्लास का, तो उनको भी एक तरह से प्रॉपर मैसेज चला जाएगा कि ट्यूसडे से प्रॉपर स्टार्ट है। कल मैं लेसन्स भेजूंगा, आप उनको देखिए। सैटरडे को नहीं होगा ना क्लास फिर? हाँ नहीं, इस सैटरडे को हम रहने देते हैं, क्योंकि वो उन्होंने संडे को वापस आना है। मेरे को आज ही उनका मैसेज मिला था, तो इसलिए मैंने कहा चलो फिर ट्यूसडे से प्रॉपर स्टार्ट करते हैं। आपको कल मैं लेसन सारे भेज दूंगा, आप उनको देखिए। प्रिंट निकलवाना चाहते हैं प्रिंट निकलवा लीजिएगा, अदरवाइज नहीं तो पीडीएफ के रूप में आपके पास होंगे। तो ट्यूसडे से हम प्रॉपर स्टार्ट करेंगे। आज गुरुवार था इसलिए मैं आज का दिन मिस नहीं करना चाहता था, क्योंकि गुरुवार जो गुरुदेव मतलब कि ये प्रॉपर जो अच्छा दिन है, तो इसलिए मैं आज शुरुआत करना चाहता था। और वैसे भी सावन का महीना है, तो अच्छी मतलब एक तरह से ठीक है। तो फिर ठीक है, हम ट्यूसडे से करते हैं, बाकी हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे। और ये भी आपको बता दूं, कोर्स कंप्लीट करने के बाद मेरा एक प्रैक्टिस ग्रुप है, 2019 से चला आ रहा है। जितने भी जिन्होंने कोर्स किया है वो उस ग्रुप में मैं ऐड करता हूँ। वहाँ पर फिर क्या है, बहुत क्वेरीज भी आती हैं, एग्जांपल्स भी आती हैं, या कई डिस्कशंस भी होती हैं, तो वो भी चलता रहता है। तो वो कोर्स भी कंप्लीट होगा, उसके बाद भी ये नहीं है कि हमारा संबंध टूटेगा, वो प्रैक्टिस ग्रुप में आप ऐड होंगे, तो वहाँ पर भी ये सब डिस्कशन प्रैक्टिसेस, कईयों के केस आते हैं तो उनको भी मैं एनालिसिस करके देता हूँ, या कोई और कर देते हैं। 106-7 है वहाँ पे मेंबर, और लगभग सभी पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो ठीक है, फिर कुछ और पूछना चाहते हैं या आज के इसको विराम? सर सारे नोट्स हिंदी में होंगे क्या? जी हाँ, बिल्कुल हिंदी में। कोई दिक्कत तो नहीं हिंदी में? थोड़ा सा आपको हिंदी में दिक्कत है? थोड़ा। अच्छा,
वैसे देखिए हिंदी यदि मैं बात करूँ ना तो जो मैं करवाऊंगा वो उन्हीं से ही तो रिलेटेड है, और उसमें कोई मुश्किल नहीं है इतना। आप हिंदी पढ़ तो लेते हैं ना? पढ़ ले। कोई दिक्कत नहीं है, वो इजी है, कोई उसमें मुश्किल नहीं है। बाकी तो करवाना ही है मैंने, ठीक। और बाकी ज़रूरी होगा तो उसमें अगर इंग्लिश की भी यदि कोई होगी तो वो भी मैं बता दूंगा कि सेम वे में आप उसकी हेल्प ले सकते हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा, कोई ऐसी बात नहीं। ठीक है, तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। जी नमस्कार। नमस्कार जी, सभी को शुभ रात्रि। थैंक यू सर, थैंक यू। गुड नाइट। थैंक यू। जी।